हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन एस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस एकेडमी पर स्वागत है। आज हम नॉर्टन प्रमेय का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में अध्ययन किया था। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नॉर्टन्स थ्योरम। In our earlier session, we have discussed about Thevenin's theorem. In Thevenin theorem, a voltage source is important, whereas in Norton's theorem, a current source is important. थेवेनिन प्रमेय में विद्युत वाहक बल का स्रोत महत्वपूर्ण है, जबकि नॉर्टन प्रमेय में धारा स्रोत महत्वपूर्ण है। In our this session, we will discuss about Norton's theorem and an example which is based on Norton's theorem. हम हमारे इस सेशन में नॉर्टन प्रमेय तथा उससे संबंधित एक उदाहरण लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्टन्स थ्योरम। सबसे पहले नॉर्टन प्रमेय। According to this theorem, any two-terminal linear network containing linear impedance and one or more generators can be replaced with an equivalent circuit consisting of an equivalent impedance in shunt with an equivalent current source. इस प्रमेय के अनुसार किसी दो टर्मिनल रेखीय जाल जिसमें कई रेखीय प्रतिबाधाएं हो तथा एक या अधिक जनित्र हो को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस तुल्य परिपथ में एक तुल्य प्रतिबाधा Zeq, एक तुल्य धारा स्रोत Ieq के शंट में होगी। So in Thevenin's theorem, we have a two-terminal linear network containing linear impedance and one or more generators can be replaced with an equivalent circuit consisting of an equivalent impedance Zeq in series with an equivalent source of EMF Eq. Whereas in Norton's theorem, we use an equivalent current source and an equivalent impedance Zeq is in shunt with this current source. तो थेवेनिन प्रमेय में किसी दो टर्मिनल रेखीय जाल जिसमें कई प्रतिबाधाएं तथा एक या अधिक जनित्र हो को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जाता है। उस तुल्य परिपथ में एक तुल्य विद्युत वाहक बल का स्रोत Eq तथा इसके श्रेणी क्रम में एक तुल्य प्रतिबाधा Zeq होती है, जबकि नॉर्टन प्रमेय में इस रेखीय जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जाता है तथा तुल्य परिपथ में एक तुल्य धारा स्रोत Ieq तथा इसके शंट में एक तुल्य प्रतिबाधा Zeq होती है। It means in Thevenin's theorem, the voltage source is important, whereas in Norton's theorem, current source is important. तो कहने का तात्पर्य यह है कि थेवेनिन प्रमेय में वोल्टता स्रोत या विद्युत वाहक बल का स्रोत महत्वपूर्ण है, जबकि
नॉर्टन प्रमेय में धारा स्रोत महत्वपूर्ण है। अब आई इक्यू एंड जेड इक्यू कैसे निकालोगे वो हम ले लेते हैं। हियर आई इक्यू represent the value of current which flows through the two terminals connected to the load when output terminals are short circuited। IEQ वह धारा है जो कि लोड या भार के दो टर्मिनलों में से प्रवाहित होती है जब निर्गत टर्मिनल को लघुपथित कर दिया जाता है। तो जब आउटपुट टर्मिनल को आप शॉर्ट करोगे, निर्गत टर्मिनल को लघुपथित करोगे, उस केस में जो आउटपुट के बीच में करंट फ्लो होगी उस करंट को हम कहते हैं IEQ। एंड ZEQ वही तुल्य प्रतिबाधा है जो कि हमने थेवेनिन प्रमेय में ली थी। सो ZEQ is the same equivalent impedance which we have taken in Thevenin's theorem. It means ZEQ represents the impedance at the output terminals when all the sources of EMF are short-circuited or replaced by their internal impedances। इसका मतलब ZEQ निर्गत टर्मिनल के अनुदिश प्रतिबाधा का मान है जब परिपथ के सभी विद्युत वाहक बल के स्रोतों को आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। अब ये कोई हमको सर्किट दे रखा है, यहां पर Z1, Z2 एंड Z3 प्रतिबाधा है या इंपेडेंस है एंड ZL इज आवर लोड इंपेडेंस। ZL लोड प्रतिबाधा है एंड E इज द सोर्स ऑफ EMF। E विद्युत वाहक बल का स्रोत है। अब ये जो नेटवर्क हमको दे रखा है, ये जो जाल हमें दे रखा है, इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम हमें बनाना है, नॉर्टन तुल्य परिपथ हमें बनाना है। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते टाइम जो एक्चुअल नेटवर्क हमको दे रखा है, जो वास्तविक जाल हमें दे रखा है, उसमें जितने भी सोर्सेस हैं, जितने भी सोर्स ऑफ EMF हैं, जितने भी विद्युत वाहक बल के स्रोत हैं, उन सभी सोर्सेस को एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स से रिप्लेस करेंगे, एक तुल्य धारा स्रोत से प्रतिस्थापित करेंगे और वो जो इक्विवेलेंट करंट सोर्स होगा, वो जो तुल्य धारा स्रोत होगा, उस सोर्स के शंट में एक इक्विवेलेंट इंपेडेंस हम लेंगे, उसके शंट में एक तुल्य प्रतिबाधा हम लेंगे। तो अगर इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम हम बनाएं तो वो डायग्राम होगा ये कुछ इस टाइप से। सो दिस इज आवर नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये हमारा नॉर्टन तुल्य परिपथ है। यहां पर IEQ इक्विवेलेंट करंट सोर्स या तुल्य धारा स्रोत एंड ZEQ इक्विवेलेंट इंपेडेंस तुल्य प्रतिबाधा, और ये जो ZEQ है ये IEQ के शंट में होगी और ZL अपनी जगह पर है। अब ये जो ZL है इसके अक्रॉस वोल्टेज या वोल्टता हम VL मान लेते हैं। अब यहां पर हमको IEQ और ZEQ की वैल्यू निकालनी है। तो IEQ एंड ZEQ की वैल्यू अगर आप यहां पर रख देते हो तो ये जो नेटवर्क हमको दे रखा है उसका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हमको मिल जाएगा। नाउ
करंट फ्लोइंग थ्रू ZL, ZL में से प्रवाहित धारा। अब यहां पर करंट हम IL मान रहे हैं, इंपेडेंस या प्रतिबाधा ZL है, इस ZL के अक्रॉस वोल्टेज VL है, तो ओम्स लॉ से VL इज इक्वल टू IL ZL। तो यहां से जो करंट IL फ्लो हो रही है, इसमें से जो धारा IL प्रवाहित हो रही है, उसका मान यहां से आ जाएगा IL इक्वल टू VL अपॉन ZL। तो ये वाली करंट हमारे इस ZL में से प्रवाहित होगी। नाउ इफ Z इक्वल टू ZEQ पैरेलल टू ZL, तो ZEQ और ZL इन दोनों के समांतर संयोजन का परिणामी हम Z मान लेते हैं। Z इज द रिजल्टेंट इंपेडेंस ऑफ ZEQ and ZL, and ZEQ and ZL are in parallel। तो ZEQ और ZL एक दूसरे के समांतर हैं, तो इस समांतर की जो परिणामी प्रतिबाधा है उसको हम Z मान रहे हैं। तो अगर ZEQ एंड ZL पैरेलल है तो इक्विवेलेंट इंपेडेंस या परिणामी प्रतिबाधा क्या आ जाएगी? Z इक्वल टू ZEQ ZL अपॉन ZEQ प्लस ZL। ये जो हमने वैल्यू निकाली है वो 1 अपॉन Z इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 से निकाली है। अब ये सर्किट अभी हमने लिया था। बाय ओम्स लॉ द वोल्टेज अक्रॉस ZL, ओम के नियम से ZL के परितः वोल्ट था। अब ZEQ एंड ZL का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था उसका रिजल्टेंट हमने Z माना था, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह Z रख देते हैं। करंट IEQ है और इसके अक्रॉस वोल्टेज हम VL ले रहे हैं, सो VL इक्वल टू IEQ इंटू Z। Z अभी हमने निकाला था, Z इक्वल टू ZEQ ZL अपॉन ZEQ प्लस ZL। तो ये जो Z आया है, इस Z की वैल्यू को आप यहां पर रख दो, तो VL आ जाएगा IEQ ZEQ ZL अपॉन ZEQ प्लस ZL। अब ZL में से जो करंट फ्लो हो रही है, उस करंट या धारा के लिए अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला था, IL इक्वल टू VL अपॉन ZL। तो ये जो VL की वैल्यू है, इस VL को आप इधर रख दो, तो जैसे ही VL को आप इधर रखोगे ZL से ZL कैंसिल हो जाएगा और IL आ जाएगा IEQ ZEQ अपॉन ZEQ प्लस ZL। तो IL की वैल्यू हमको ये मिल गई है। अब ये जो वैल्यू आई है, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में ZEQ से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही ZEQ से डिवाइड करोगे IL हो जाएगा IEQ डिवाइडेड बाय 1 प्लस ZL अपॉन ZEQ। तो ये IL की वैल्यू आ गई है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ IEQ, IEQ का मान ज्ञात करना। आप IEQ को कैसे निकालोगे? IEQ is found by short circuiting the output terminals। IEQ का मान ज्ञात करते समय निर्गत टर्मिनल को लघु पतित
कर दिया जाता है। तो आउटपुट टर्मिनल को अगर शॉर्ट सर्किट करोगे तो आउटपुट टर्मिनल्स में से जो करंट फ्लो होगी उस करंट को हम बोल रहे हैं IEQ। तो ये हमारे एक्चुअल सर्किट दे रखा था। अब इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो जैसे इसको शॉर्ट करोगे, ये लघुपथित करोगे, तो हमको ये डायग्राम मिल जाएगा। ये हमारा लूप 1, ये लूप 2। लूप 1 में से I1 करंट फ्लो हो रही है और लूप 2 में से इस केस में जो करंट फ्लो होगी उसको हम IEQ बोलेंगे। तो आउटपुट टर्मिनल में से जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी IEQ है। नाउ बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 1, लूप 1 में किरचॉफ वोल्टता नियम से, तो ये हमारा लूप 1 है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो Z1 और Z3 में से करंट I1 फ्लो हो रही है और IEQ केवल Z3 में से फ्लो हो रही है। हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो I1 Z3 में ऊपर से नीचे आएगी जबकि IEQ नीचे से ऊपर जाएगी। इसका मतलब I1 और IEQ एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इस लूप में लगाते हैं तो वो क्या जाएगा, E इक्वल टू I1 इंटू Z1 प्लस Z3 माइनस IEQ इंटू Z3। सो यही हम लिख देते हैं यहां पर, E इक्वल टू I1 Z1 प्लस Z3 माइनस IEQ Z3। तो ये E की वैल्यू हमको मिल गई है। नाउ बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप 2, लूप 2 में किरचॉफ वोल्टता नियम से, तो हमारा लूप 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहां पर कोई भी सोर्स ऑफ EMF नहीं है, कोई भी विद्युत वाहक बल का स्रोत नहीं है। Z3 में से IEQ भी फ्लो हो रही है और I1 भी फ्लो हो रही है। IEQ नीचे से ऊपर जा रही है जबकि I1 ऊपर से नीचे आ रही है। तो अगर यहां पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो क्या जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस I1 Z3 प्लस IEQ Z3 प्लस Z2। तो ये हम लिख देते हैं। सो 0 इक्वल टू माइनस I1 Z3 प्लस IEQ Z2 प्लस Z3। और यहां से I1 की वैल्यू निकालोगे तो I1 आ जाएगा Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू IEQ। सो I1 इक्वल टू Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3 इंटू IEQ। तो ये I1 की वैल्यू हमको IEQ की टर्म्स में मिल गई है। अब I1 अभी हमने ये निकाला है, एक इक्वेशन हमारी ये थी। अब I1 की वैल्यू हम यहां से यहां पर रख देते हैं। तो जैसे ही I1 यहां पर रखोगे, राइट हैंड साइड में IEQ कॉमन आ जाएगा। तो IEQ को हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू IEQ कॉमन लिया, Z1 प्लस Z3 ऑलरेडी था तो एज इट इज आ गया, और इस I1 की जगह Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3। सो Z2 प्लस Z3 अपॉन Z3, और यहां पर माइनस Z3 बचा हुआ है, सो माइनस Z3। अब हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो इसको ओपन करोगे तो हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर। तो यही आ जाएगा E इक्वल टू IEQ Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3 माइनस
Z3। अब यहां पर पूरे में हम Z3 एलसीएम ले लेते हैं। सो जैसे ही Z3 एलसीएम लोगे ये इक्वेशन आ जाएगी। सो E इक्वल टू आई क्यू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर अपॉन Z3। अब प्लस Z3 स्क्वायर एंड माइनस Z3 स्क्वायर को कैंसिल कर दो। तो जैसे इसको हम कैंसिल करें ये आ जाएगा E इक्वल टू आई क्यू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z3। अब यहां से हम आई क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आई क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर Z3 इसके साथ में चला जाएगा और बाकी सब नीचे आ जाएगा। सो आई क्यू इक्वल टू E Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हमको यहां पर आई क्यू की वैल्यू मिल गई है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ ZEQ। ZEQ की गणना करना या ZEQ का मान ज्ञात करना। थेवेनिन्स थ्योरम में जैसे हमने ZEQ निकाला था सेम टू सेम यहां पर हम निकालेंगे। तो ये हमारे सर्किट है, ये Z1, ये Z2, ये Z3, ये ZL है और ये E है। अब ZEQ निकालने के लिए इसको हम हटा देते हैं और इसको रिमूव कर देते हैं। और अगर इसका इंटरनल इंपीडेंस है, आंतरिक प्रतिबाधा है, तो आंतरिक प्रतिबाधा यहां पर आ जाएगी। तो इसको हटाओ और इसको हटाओ और जैसे ही इसको हटाते हैं तो इसके अक्रॉस जो Z की वैल्यू होगी वही हमारा ZEQ होगा। तो ZL को हटा दिया है और E को हमने रिमूव कर दिया है। अब यहां से देखने पर जो भी इंपेडेंस होगा या प्रतिबाधा होगी उसे ही हम ZEQ कहेंगे। तो अब अगर यहां से देखें तो Z1 एंड Z3 एक दूसरे के पैरेलल में है, Z1 Z3 एक दूसरे के समांतर क्रम में है। तो इन दोनों को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। और इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इसका जो परिणामी आएगा, Z2 उसके श्रेणी क्रम में है या सीरीज में है। सो ZEQ हो जाएगा Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो ये ZEQ की वैल्यू हमको मिल गई है। अब IEQ अभी हमने निकाला था, EZ3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। और IL हमने कहा था ये होता है। अब इस फॉर्मूले में IEQ की वैल्यू हम यहां से एंड ZEQ की वैल्यू हम यहां से रख देते हैं। तो जैसे ही ये दोनों वैल्यूज यहां पर रखोगे IL की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हम नॉर्टन्स थ्योरम पर बेस एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ वी कंसीडर एन एग्जांपल विच इज बेस्ड ऑन नॉर्टन्स थ्योरम। Draw a Norton's equivalent diagram for the following circuit and obtain the current in load resistance RL। दिए गए परिपथ का नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाओ तथा लोड प्रतिरोध RL में से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो ये सर्किट हमको दे रखा है, 0.3, 0.2, 0.4 ये हमको इंपेडेंस दे रखे हैं। लोड रेजिस्टेंस
1.6 ओम है, 12 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, और ये जो बैटरी है इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस या आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। अब आरएल में से कितनी करंट फ्लो हो रही है वो हमको निकालना है, और इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम, नॉर्टन तुल्य परिपथ भी हमको बनाना है। तो हमने जब नॉर्टन्स थ्योरम का प्रूफ लिया था हमने ये डायग्राम कंसीडर किया था। तो अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो Z1 0.3 है, अब Z1 के अंदर ये 0.1 ओम भी ऐड होगा। अगर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध या प्रतिबाधा है, तो वो Z1 का पार्ट होता है। तो Z1 हो जाएगा 0.3 प्लस 0.1 इक्वल टू 0.4 ओम। Z2 है हमारे पास में 0.2 ओम एंड Z3 है 0.4 ओम। E की जगह 12 वोल्ट या 12 वोल्ट एंड ZL इक्वल टू 1.6 ओम। तो दोनों को कंपेयर कर लिया हमने, तो ये हमको मिल गया है Z1 इक्वल टू 0.4 ओम, Z2 इक्वल टू 0.2 ओम, Z3 इक्वल टू 0.4 ओम, ZL इक्वल टू 1.6 ओम एंड E इक्वल टू 12 वोल्ट। तो Z1 के लिए हमने 0.3 एंड 0.1 इन दोनों को ऐड कर दिया है, जिससे 0.4 ओम हमको मिल गया है। अब ये नेटवर्क हमारे पास में है और इसका नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम हमारा ये होता है। तो अगर हमको IEQ एंड ZEQ की वैल्यूज मिल जाएं तो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट डायग्राम हमको इसका मिल जाएगा। अब IEQ एंड ZEQ इन दोनों के फॉर्मूले हमने निकाल रखे हैं। Z1, Z2, Z3 एंड E की ये वैल्यूज थी। अब IEQ का फॉर्मूला EZ3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। सो E की वैल्यू 12 वोल्ट, Z3 की जगह 0.4 ओम, Z1 0.4, Z2 0.2। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रख देते हैं। सो IEQ हो जाएगा 12 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 0.2 प्लस 0.2 इंटू 0.4 प्लस 0.4 इंटू 0.4। तो ये हमको मिल गया है। अब यहां से क्लियर है कि 0.4 डिनोमिनेटर में कॉमन है, 0.4 हर में से आप कॉमन निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 0.4 और नीचे से हमने जैसे 0.4 कॉमन लिया है तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.4, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.4। अब 0.4 और 0.4 को आप कैंसिल कर दो और नीचे क्या है 0.4 प्लस 0.2 0.6 एंड प्लस 0.2 0.8। तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 0.8। सो 12 अपॉन 0.8 और इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो जैसे इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 15 एम्पियर। तो इस डायग्राम में IEQ की जगह हम 15 एम्पियर रखेंगे। अब ZEQ हम और निकाल लेते हैं। ZEQ का फॉर्मूला था Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। Z1 Z2 एंड Z3 की ये वैल्यूज हैं तो इनको हम यहां पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.4 0.4। अब इसको सॉल्व करने के लिए 0.4 और 0.4 हो जाएगा 0.8।
तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 प्लस 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.8। तो अब 0.4 और 0.8 को कैंसिल करोगे तो नीचे आ जाएगा 2, और इस 2 से 0.4 को कैंसिल करें तो ये भी बन जाएगा 0.2। तो ये आ जाएगा 0.2 प्लस 0.4 अपॉन 2, और ये हमारा 0.2 हो गया। तो 0.2 एंड 0.2 0.4 ओम। तो जेड ए क्यू की वैल्यू हमको मिल गई है 0.4 ओम। अब आई ई क्यू हमने अभी निकाला था 15 एम्पियर, जेड ई क्यू आ गया है 0.4 ओम। लोड प्रतिरोध में से या लोड प्रतिबाधा में से प्रवाहित धारा का मान अब हमें ज्ञात करना है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू लोड इंपिडेंस विल बी IL इक्वल टू IEQ अपॉन 1 प्लस ZL अपॉन ZEQ। सो ZEQ की जगह आप 0.4 रख दो, IEQ की जगह 15 रख दो। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 1 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4, क्योंकि ZL की वैल्यू थी 1.6। तो ये क्या बन जाएगा 4। तो नीचे क्या हो गया 1 प्लस 4 मीन्स 5। सो 15 अपॉन 5 इट मीन्स 3 एम्पियर। सो लोड इंपिडेंस में से करंट जो फ्लो होगी उस करंट की वैल्यू होगी 3 एम्पियर। तो इस टाइप से हम नॉर्टन थ्योरम को यूज करके किसी भी नेटवर्क की लोड में से जो करंट फ्लो हो रही है, किसी भी रेखीय जाल के लोड प्रतिबाधा में से जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय।